Good evening, students. गुड इवनिंग मैम। Good evening. शुरू करें। कितने लोग आ गए अभी? 3 लोग। चलिए और जुड़ते रहेंगे। आज देखेंगे हम लोग भारतीय कला बाजार और पूंजी निवेश। कला विचारों के संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि जब से मानव है तभी से इसकी उत्पत्ति है। संप्रेषण का उन्नत रूप तथा विभिन्न माध्यमों में फैली इसकी प्रासंगिकता हम आज समकालीन कला में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आज यह एक विस्तृत उद्योग बनकर हमारे सामने प्रकट हुआ है। पहले कलाकार राजा महाराजाओं के लिए कार्य करते थे। उस कार्य के लिए उनको पारिश्रमिक दिया जाता था। जिस तरह किसी भी उद्योग की संपन्नता उस देश की आर्थिक नीति और खुलेपन पर निर्भर करती है, ठीक उसी प्रकार कला बाजार के लिए भी यही आर्थिक नीतियां उपयोगी होती हैं। जगदीश स्वामीनाथन ने 40 वर्ष पूर्व ही हिम्मत शाह को एक असाधारण प्रतिभा वाले कलाकार के रूप में पहचाना था। हिम्मत शाह स्वामी के ऐतिहासिक कला ग्रुप के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। हिम्मत शाह 4 दशक तक आर्थिक रचनात्मक संघर्ष करते रहे। आर्थिक संघर्षों के बावजूद भी उन्होंने कला में आत्मसंघर्ष जारी रखा। लगभग 2 वर्ष वह गंभीर रूप से बीमार रहे। एक बड़ी कला दीर्घा के कल्पनाशील कला प्रबंधक ने हिम्मत शाह का सारा जो चित्रण कार्य था, जो उनकी सारी पेंटिंग्स थी, सारा चित्रण कार्य खरीद लिया, जिससे हिम्मत शाह को एक नवीन जीवन मिला। केरल जाकर उन्होंने विशेष चिकित्सा का लाभ उठाया और जयपुर में एक छोटी सी फैक्ट्री को खरीदकर उसे अपना आर्ट स्टूडियो बना डाला। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, फिर भी उनमें एक नई ऊर्जा आई। कला बाजार के नए समीकरणों ने उनकी कला के बाजार को जो है बदल दिया। आधुनिक भारतीय कला में बंगाल के मशहूर कलाकार गोवर्धन आश को एक जो है अग्रणी कलाकार माना जाता है। 1945 में प्रगतिशील लेखक संघ ने आश के बंगाल के अकाल से प्रेरित चित्रों पर अपना फोकस किया। आश को कला की दुनिया के ग्लैमर में भले ही कोई जगह ना मिली हो, पर वह अपने जीवन के अंतिम वर्ष तक सुंदर पेंटिंग्स बनाते रहे। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्यों ने सोचा कि आश की स्मृति में एक संग्रहालय बनवाया जाए, लेकिन कला की दुनिया के चतुर चोर कुछ और ही सोच रहे थे। आश की लगभग 1000 कलाकृतियां अचानक एक दिन गायब हो गई। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार आश की कला के लिए सुरक्षा, उनकी जो पेंटिंग्स थी उनकी सुरक्षा के लिए महंगे गार्डों की भर्ती नहीं कर पाया। पर यह सच है कि अब जिन घरों में मास्टरपीस कलाकृतियां हैं, वहां सुरक्षा अनिवार्य हो गई है। वर्तमान में मंजीत बाबा और अंजलि इलामेन कला की दुनिया के 2 बहुत ही बिकाऊ नाम हैं। इनकी कला की काफी मांग है।
दोनों ही कलाकार काम में मदद के लिए स्टूडियो में अपने सहायक रखते हैं, असिस्टेंट। बाबा के असिस्टेंट स्वर्गीय महेंद्र सोनी ने अचानक विद्रोह किया। गुरु से मिलने वाला मासिक वेतन उन्हें कम नजर आने लगा। आखिर वह रोज रोज लाखों रुपए हाथ में लिए हुए लोगों को लाइन लगाए हुए देख रहे थे। एक गैलरी ने उन्हें भड़काया। महेंद्र सोनी ने मंजीत बाबा की कार्बन कला की जो कार्बन कॉपी थी पेंटिंग्स की, उसका एक शो कर दिया, और वह भी अपने नाम से। मंजीत से ईर्ष्या रखने वाले एक कला समीक्षक ने अति उत्साह में ये कहा कि यह कला तो जो है आपके गुरु को भी पीछे छोड़ गई। मंजीत बाबा चिंतित हुए। उन्होंने लंदन में एक नीलामी में अपने नाम से बेचे जा रहे चित्रों, जो चित्र थे, उनको अपनी पेंटिंग्स ना बता करके उनको कहा कि ये सब नकल है मेरी पेंटिंग्स की। जाहिर है यह चित्र महेंद्र सोनी के ही बनाए हुए थे। चलिए, ये तो हुई कुछ साल पुरानी बात। हाल की ही एक घटना है। मुंबई की कला दीर्घा ने नई दिल्ली के एक फ्रेमर से अंजलि एला मेनन की एक पेंटिंग द फीमेल हेड खरीदी और बाद में उसे एक अन्य प्रतिष्ठित कला दीर्घा को बेच दिया। इस खरीदार ने इस पेंटिंग को खरीदने से पहले अंजलि एला मेनन से पूछताछ की, तो अंजलि एला मेनन ने भी इसको नकली बता दिया और कहा कि ये पेंटिंग मेरी नहीं है। नया ड्रामा शुरू हुआ। फ्रेमर से पेंटिंग खरीदने वाली गैलरी ने आधुनिक सीक्रेट कैमरा तकनीक का लाभ उठा करके ये सिद्ध करने की कोशिश की कि अंजलि एला मेनन कभी खुद पेंटिंग नहीं करती है, वो तो पेंटिंग बनाना बहुत पहले ही छोड़ चुकी है। जो उनकी पेंटिंग में जो काम कर रहा है वो उनका असिस्टेंट है, जिसका नाम हामिद है। अंजलि को भी गुस्सा आया। उन्होंने अपने असिस्टेंट को जेल पहुंचा दिया। बहरहाल, इस पेंटिंग की जो कला यात्रा थी वो 12,000 से शुरू हुई और आखिरी कलेक्टर तक पहुंचते हुए ये पेंटिंग 45 लाख रुपए में बिकी। एक और नाम अपर्णा कौर का, वो भी एक फ्रेमर से नाराज हैं। इनका भी ये आरोप है कि मेरे नाम पर भी बहुत सी पेंटिंग्स बेची जा रही हैं और जिस पर मेरा नाम कह करके और ये किसी और के द्वारा पेंटिंग बनवाई जा रही है, जिसके लिए उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की थी। ये अलग अलग मिसालें हैं, पर तीनों ही एक ही भूल भुलैया में पहुंच जाती हैं। वो है समकालीन कला की भूल भुलैया। इस भूल भुलैया की जड़ें 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में वैन गॉग के जीवन के संघर्ष के साथ देखी जा सकती हैं या पहचानी जा सकती हैं, जो अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक पेंटिंग बेच पाए थे। बाद में 1987 से लेकर के 2004 तक वह कला की नीलामियों के सबसे अधिक महंगे पेंटर साबित हुए। हाल में ही पिकासो की पेंटिंग ने नीलामी की दुनिया में विश्व रिकॉर्ड बनाया। क्रिस्टीज की एक नीलामी में 2010 की बात है, ये पेंटिंग जो उनके जो एक पोर्ट्रेट था, ये जो एक पोर्ट्रेट जो है 2.4 अरब रुपए में बिका। रिकॉर्ड कीमत की नीलामी हुई। यह पेंटिंग पिकासो ने 107 वर्ष पूर्व 2003 में बनाई थी। इस पेंटिंग का नाम था पोर्ट्रेट ऑफ एंजल फर्नांडिस डी सीटो। भारतीय आधुनिक कला की नब्ज मकबूल फिदा हुसैन से पता चलती है। 70 के दशक में हुसैन और
स्वर्गीय बी प्रभा की कला के प्रति जो दाम थे प्रति इंच के हिसाब से जो है प्रति इंच के हिसाब से लगभग बराबर थे। आज बी प्रभा की जो पेंटिंग्स के दाम हैं वो काफी कम हो गए हैं, पर तकनीकी ढंग से देखें तो हुसैन का नंबर भी अब नंबर 1 नहीं रह गया है। आधुनिक कला बाजार का अपना शास्त्र है और अपनी राजनीति है। तैयब मेहता की पेंटिंग 1.6 करोड़ में बिकने के कुछ ही महीनों बाद हुसैन की पेंटिंग भी अमेरिका के अनिवासी भारतीय ने 2.25 करोड़ में खरीदी और अपनी मृत्यु से पूर्व कतर में कई करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हासिल कर हुसैन ने भी ये सिद्ध करने की कोशिश की कि वो तब तक चुके नहीं थे, यानी उनमें भी अभी बहुत दम था। सन 2004 में मुंबई की एक नीलामी में रजा की एक पेंटिंग 68 लाख में बेचकर प्रति इंच के हिसाब से उन्हें भी भारत का सबसे महंगा पेंटर साबित करने की कोशिश की गई। कला के अनेक जानकार प्रति इंच के हिसाब को जो कला बाजार का प्रति इंच जो हिसाब है बेचने का उसे उचित नहीं मानते। एक मिनिएचर पेंटिंग भी जो है बड़ी से बड़ी कलाकृति से महंगी बिक सकती है। कला के बाजार में कलाकार की मृत्यु का भी बहुत महत्व है। वैन गॉग, मोदिग्लियानी आदि की कहानी भी यही सिद्ध करती है। भारत में गायतोंडे, सूजा, भूपेन खक्कर, इन तीनों कलाकारों की मृत्यु के बाद जो उनकी कलाकृतियां थी, जो उनकी पेंटिंग्स थी, उनके दाम अचानक ही बहुत बढ़े थे। भूपेन खक्कर को एक जमाने में पश्चिम में बहुत सराहा जाता था। उनके समलैंगिक रुझान भारत में एक बाधा की तरह जो है कार्य कर रहे थे। सूजा बड़बोले थे और एक दिन में 6-7 कैनवस बनाने की क्षमता रखते थे। गायतोंडे रहस्यमय और मौन रहने वाले कलाकार थे। अंतिम दिनों में नहीं रह गई कुछ कहने की, कुछ करने की। ना मैं पेंट करता हूँ और ना ही मैं बात करता हूँ, पर ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। मैं पेंट नहीं करता क्योंकि मैं पेंट करने की जरूरत महसूस नहीं करता, लेकिन मैं बात नहीं करता क्योंकि मैं मौन रहना पसंद करता हूँ। दोनों चीजें एक नहीं है। और गायतेंडू ने मृत्यु से पहले जिस पेंटिंग को 1 लाख, जो मृत्यु से पहले उनकी एक पेंटिंग को 1 लाख रुपए में खरीदा जा सकता था, अब उसे 30 लाख रुपए में भी खरीदना मुश्किल है। कला मर्मज्ञों का कहना है कि अनेक भारतीय कलाकारों के महत्व को रेखांकित करने, उनके दाम को बढ़ाने में हुसैन का बहुत बड़ा हाथ है। हुसैन की पसंद नापसंद लंबे समय तक कला बाजार की भी पसंद और नापसंद बनती रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एकेडमिक शैली के हेमेन मजूमदार हों या फैंटेसी और रहस्यमय दुनिया के चितेरे गणेश पाइन हों या मौन के महान पक्षधर गायतोंडे हों, इन सबके महत्व को हुसैन ने बड़ी उदारता से स्वीकारा था। वर्षों पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे बस एक ही कलाकार पसंद है और वो है गणेश पाइन। देखते ही देखते उनका ये सेंटेंस उनके मुंह से निकला और देखते ही देखते गणेश पाइन की कला के दाम अचानक बहुत बढ़ गए। दिल्ली की बड़ेरा आर्ट गैलरी में गणेश पाइन की एक प्रदर्शनी हुई तो सुप्रसिद्ध चित्रकार अमिताभ दास ने कहा कि रेट लिस्ट में जिस रेखांकन के दाम मैं 50,000 रुपए समझ रहा था, दरअसल वो रेखांकन भी 5 लाख रुपए का था।
इस तरह आर्ट एज इन्वेस्टमेंट का प्रचार हुआ। अखबारों में पाठकों को ऐसी जानकारियां प्रदान की गईं जिससे ये सिद्ध किया जा सके कि कौन सा कलाकार 5 साल पहले 5,000 रुपए में बिक रहा था, जिसकी कीमत आज 1 लाख रुपए हो गई। जिसके पास खूब पैसा है, हाथ में लिस्ट है, उसे लेकर के बल्लेबाज दौड़े चले जा रहे हैं। वर्तमान समय में महानगरों में आर्ट गैलरियां कुकुरमुत्तों की तरह पैदा हो गई हैं। अमीर पतियों की आधी सुसंस्कृत और आधी फैशनेबल पत्नियां आर्ट मार्केट के गीत गाने लगी हैं। काले धन को भी इन्वेस्ट करने का सही ठिकाना मिल गया है। नामी ग्रामी चित्रकारों के साथ उनकी पेज 3 पर पिक्चर छपने लगी हैं। हुसैन, मंजीत बाबा, जतिन दास के साथ फोटो खिंचवाना और न्यूज़पेपर में आना स्टेटस सिंबल बन गया है। एक चित्रकार ने पेज 3 का जो है तर्क स्पष्ट किया कि वेटर की जेब में 50 रुपए डालो तो ड्रिंक खोजनी नहीं पड़ती, फोटोग्राफर की जेब में 500 रुपए डाल दो तो सुबह उठकर पेज 3 में आपका आया हुआ है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि नकली कला का धंधा जोरों पर है। गैलरियों में जो लोग कभी पेंटिंग्स उठाकर दिखाने का कार्य किया करते थे, वो आज आर्ट क्यूरेटर बन गए हैं। पर कुछ कलाविद डरते भी हैं, कहते हैं यह मार्केट कभी भी क्रैश कर सकता है। पर एक अच्छी बात यह हुई कि आज जो है डॉक्यूमेंटेशन पर बहुत जोर दिया जा रहा है। कला पर अच्छे कैटलॉग हों, अच्छी किताबें छप रही हैं। अनेक युवा कलेक्टर कला के गंभीर और रसिक जानकार हैं। सब कुछ नकली है, सतही है, फैशनेबल है, ऐसा नहीं है। इन सब के बावजूद गंभीरता जो है आर्ट कला में आ रही है और जो आर्ट क्राइम है वो मुख्य दरवाजे से घुसता हुआ दिख रहा है। कला बाजार की स्थिति को देखते हुए कह सकते हैं कि समकालीन कला व्यवसाय ने देश के सांस्कृतिक पर्यावरण को भी प्रभावित किया है। चित्रों के ऊंचे दाम पर बिकने से कलाकारों को आर्थिक लाभ तो हुआ है, पर इसके नकारात्मक प्रभावों ने कला को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। नकली कलाकृतियों के बनाने का धंधा भी खूब चल पड़ा है। सस्ते में कलाकृतियां बेचकर उनके दाम ऊंचे बताए जाते हैं। बिक्री पर बिचौलियों और गैलरियों को मोटा कमीशन दिया जा रहा है। पैसा देकर मान्यता प्राप्त जो समीक्षक हैं, उनसे अपने चित्रों की प्रशंसा लिखवाई जा रही है। नामी गिरामी बड़े कलाकार अब रविंद्र भवन में अपनी कला प्रदर्शनियां नहीं लगाते, वो बड़े बड़े होटलों की दीर्घाओं में अपनी कला प्रदर्शनियां लगाते हैं, जहां बड़ी बड़ी दावतें चलती हैं। कलाओं के सौदागर, मीडिया और बिचौलिए वहां पहुंचते हैं। चित्रों की बोलियां लगती हैं। इन सबसे कलाकार के अपने सहज सृजन मनोवृत्ति का जो है हास हो रहा है। आज भारतीय कला बाजार अनुमानित है 8,500 से लेकर 1,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का हुआ है तथा 35% प्रति वर्ष की प्रतिशत से लगातार बढ़ता जा रहा है। वृद्धि की दर को देखते हुए विश्लेषकों का अनुमान है कि कला बाजार आने वाले 5 वर्षों में लगभग 50,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाएगा।
से लगभग 2.5 दशक पहले कोई भी अमेरिकी संस्था समकालीन भारतीय कलाकारों की एक भी प्रदर्शनी कराने के लिए तैयार नहीं होती थी। सामान्यतः वे भारतीय कला के बारे में या तो कोई जानकारी नहीं रखते थे या उनका जो ज्ञान था वो अत्यंत सीमित था। विश्लेषक सामान्यतः यह मानते हैं कि ये एक स्थायित्वपूर्ण उछाल 1997 में आया, जब नोवेल ट्यूली ने हर्ट नामक एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के अंतर्गत कलाओं के आधार को मजबूत बनाने के लिए एक योजनाबद्ध प्रक्रिया अपनाई गई। कला बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वप्रथम इस आंदोलन को विश्वव्यापी संस्था ओशियंस ने अनुसरित किया। 1997 से लेकर के 2006 के मध्य ओशियंस ने कला के ऐतिहासिक और आर्थिक पक्ष पर कार्य करते हुए कला के लिए विश्वसनीय ज्ञानपूर्ण जो पुस्तकें थी वो प्रकाशित की। क्रिस्टी, सौदवी और सैफरन आर्ट के लिए इन्होंने अनुकूल वातावरण जो है तैयार किया। भारतीय कला बाजार को कला में पहला विस्फोटक उछाल तब आया जब तैयब मेहता की पेंटिंग सेलिब्रेशन जो है 1.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई। मासानोरी फुकुओका भारत से बाहर भारतीय आधुनिक समकालीन कला के सबसे बड़े संग्राहकों में से एक है। उनके म्यूजियम में लगभग 150 से ऊपर लगभग 200 के आसपास उनके पास कलाकृतियां हैं। तैयब मेहता की पेंटिंग न्यूयॉर्क में क्रिस्टी संस्था द्वारा 2002 में नीलामी में खरीदी गई। इस खरीद से पहले कोई भी भारतीय कलाकृति जो है 1 करोड़ रुपए मूल्य को पार नहीं कर पाई थी, लेकिन इस कलाकृति की खरीद में 1 करोड़ के जो बैरियर था उसको जो है तोड़ दिया। और यही से भारतीय कला जो है मूल्य का जो मूल्य था, जो मानक था, उसको हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। इनकी दूसरी पेंटिंग जो है महिषासुर में कला में $1 करोड़ वहाँ रुपए थे, जहाँ डॉलर का मूल्य पार करके 1.5 करोड़ से भी ऊपर 1.584 करोड़ का जो है मूल्य हासिल किया। 2005 में न्यूयॉर्क में अपनी नीलामी भारतीय कला बाजार के इस उठान में कला बाजार जो उठा था वो निरंतर भागीदार कर रहा है। एकमात्र 2030 में बनाने जा रहा है। ये जो टेस्टिंग की लैंडस्केप था ये 6.9 करोड़ इसलिए परिपक्व होते हुए बाजार छह सात नए नीलामी घर नीलामी ऑनलाइन और पारंपरिक दोनों ही 1975 में जहाँ औसतन 2 नीलामियां हुआ करती थी, तो वही 200 से ऊपर जो है भारतीय कला बाजार की बढ़त एक अन्य उदाहरण है कि मजबूत कम कलाकारों की संख्या
300 से अधिक कलाकारों के पास अंतरराष्ट्रीय कला संग्राहक है। इन कलाकारों में से 100 से 110 के करीब ऐसे कला संग्राहक हैं जिनका सेकेंडरी जो है मार्केट तैयार है। वैश्विक संदर्भ में भारतीय कला में रुचि निरंतर बढ़ रही है। यद्यपि वैश्विक बाजार में इसका हिस्सा अभी कम है। अधिकांश वैश्विक खरीदार अनिवासी भारतीय हैं। कला दीर्घाओं के मालिकों के अनुसार वर्तमान में कलाकृतियों की खरीद में जो है अनिवासी भारतीयों का हिस्सा 100% से 100 से लेकर के 125 तक है, लेकिन आशा की जाती है कि ये 2000 तक हो जाएगी। हर्षोल्लास का विषय यह है कि भारतीय कलाकार वर्षों के संघर्ष के बाद वो सब पा रहे हैं जिनके वे वास्तव में हकदार थे। भारतीय कलाकारों की निर्धन व शापित छवि जो है अब बदल रही है। अब वे समाचार पत्रों के पेज 3 पर उदयमान सितारों की भांति चमक रहे हैं। भारतीय कला बाजार आर्थिक रूप से आज समृद्ध है, मजबूत है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आदर और आकर्षण ग्रहण करने के योग्य बन रहा है। कला दीर्घाओं से व्यक्तिगत खरीद के साथ ही वित्तीय संस्थाओं के सहयोग और सानिध्य में भी वृद्धि हुई है। कला बाजार की इस बढ़ोतरी पर प्रदर्शनियों से संबंधित सेवाओं, प्रकाशन, डिजाइनिंग, कलाकृतियों के रक्षण और सकारात्मकता पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। बीमा, वित्तीय साख और वित्तीय प्रबंधन से भी इसको बल मिला है। भारतीय कला परिदृश्य अब अर्थव्यवस्था से परे या अछूता नहीं रह गया। जिस प्रकार अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों से वृद्धि की ओर निरंतर अग्रसर है, उसी प्रकार कला बाजार भी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। विस्तृत होते भारतीय कला बाजार का एक मुख्य कारण देश के मध्यम वर्ग की आंतरिक सज्जा में बढ़ती हुई रुचि और जागरूकता व निवेश हेतु अधिक धन का होना है। जबकि इस देश में अधिकांश लोग सौंदर्य शास्त्र के प्रति द्वारा भारतीय कला बाजार के बूम पर उठाया गया प्रश्न जो है यहाँ उल्लेखनीय है। उसमें से कुछ प्रश्न 2 दशक बाद भी जो है अनुत्तरीय हैं। जैसे कि भारत का एक महाशक्ति के रूप में तेजी से उभरना और इसी के साथ लोगों का समृद्ध होना एवं कला का इसके सांस्कृतिक अर्थ एवं निवेश के दृष्टिकोण से लोगों का ध्यान आकर्षित करना। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विश्व के जाने माने क्यूरेटर हांस अल्रिच ऑब्रिट्स ने भारतीय कला के वैश्विक परिदृश्य पर महाशक्ति के रूप में चमकने की वर्षों पूर्व घोषणा कर दी थी। न केवल नए कलाकार बल्कि 1960 से लेकर के अब तक के अनेक कलाकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। भारत के प्रतिभावान कलाकार परंपरागत कला रूपों को पश्चिमी शैली के मिश्रण से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वाहवाही लूट रहे हैं। सेकेंडरी कला बाजार की नीलामियों से प्रोत्साहित होकर भारत संभला है। पुनः कला निवेश का दौर चल रहा है। भारतीय कलाएं पिछले कुछ वर्षों से अपने मूल्यों में तीव्र वृद्धि कर रही हैं।
टॉप के कलाकार मूल्य संकट से उभर कर पुनः उसी ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। इस स्थिति के पीछे अधिकांशतः धनी भारतीय खरीदार भी हैं। उनमें से कुछ तो वो हैं जो सदा के लिए यूएस और यूके में बस गए, फिर भी स्वदेशी कला के प्रति अपनी रुचि जो है रखते हैं। 1990 के दशक से दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क के जो नव धनाढ्य वर्ग है, अनिवासी भारतीय हैं, अपने को कला निवेशकों की भीड़ में शामिल कर रहे हैं। वो खुद भी जो है कला निवेशक बन रहे हैं। यह चलन आज भी जारी है और आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के स्टैन शेशर एक न्यूज रिपोर्ट में उल्लेख करते हैं कि क्रिस्टीज और न्यूयॉर्क की हाल की नीलामी में वे भारतीय संग्राहक थे जो 30 वर्ष की आयु के ऊपर के नहीं थे, यानी बहुत ही युवा। यानी नई पीढ़ी कलाकृतियों के निवेश में अत्यधिक रुचि दिखा रही है। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़त पर है, वैसे ही जनसंख्या का हिस्सा कला बाजार के अधिकांश खरीदार भी नए हैं। इसलिए परिणाम स्वरूप संग्राहकों का प्रोफाइल भी जो है परिवर्तित हो रहा है। डॉक्टर ह्यूगो हाल में ही उनका एक जो है लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया कि पश्चिम में शास्त्रीय कला और मिनिएचर पेंटिंग एक लंबे समय से संग्रहित की जा रही है, लेकिन भारत में इनके संग्रह हेतु जो है अब रुचि जागी है, जबकि वहां पर बहुत लंबे समय से ही रुचि जागी हुई थी और वो लोग हम बहुत लंबे समय से कलेक्ट भी कर रहे थे। विद्वानों का मानना है कि कलाकार कला सामग्री की विपन्नता से आज भी जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ होली ब्रेकनबरी, जो कि सौरपी के निदेशक हैं, इस्लामी और भारतीय कला के, वो कहते हैं कि कला व्यवसाय के संदर्भ में भारत को रूस और चीन के समानांतर आने में अभी 5-10 वर्ष का और समय लगेगा। बीबीसी की हाल की एक न्यूज रिपोर्ट में आधुनिक भारतीय कला बाजार की कीमत $400 मिलियन या 250 मिलियन पाउंड की आंकी गई, जबकि संपूर्ण वैश्विक कला बाजार की कीमत $40 बिलियन या 25 बिलियन पाउंड की है। इसलिए भारतीय कला बाजार संपन्न वैश्विक कला बाजार के केवल 1% का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत छोटा सा हिस्सा है अभी हमारी वैश्विक कला बाजार में। तो यह कद अधिक उत्साहवर्धक तो नहीं है, परंतु फिर भी बढ़ोतरी के लिए प्रभावपूर्ण संभावनाएं जो है रखता है। कला व्यवसाय की ओर उन्नति के लिए अधिकाधिक विश्व स्तरीय संस्थाओं को खोलने की आवश्यकता है। अनेक व्यक्तिगत संग्रहालय खुल रहे हैं जो कि कला जागरूकता के विकास में अपना जो है योगदान दे रहे हैं, परंतु भारत सरकार के आवश्यक संबल एम्बस का सहयोग न मिल पाने के कारण वो कलाकृतियों को रखने में असमर्थ महसूस करते हैं। इस संदर्भ में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक कॉलम में सौमनी सेन गुप्ता का एक लेख प्रकाशित हुआ था कि पूर्वी कोलकाता और अगर हम बाजार का अध्ययन करें
तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के सहायक प्रोफेसर जो है मुक्ति खरे, यूनिवर्सिटी ऑफ पैसिफिक के सहायक प्रोफेसर आर डेनियल बादवानी ने 1995 से 2007 के बीच वैश्विक कला बाजार में भारतीय कला के एक श्रेणी के रूप में उदीयमान होने का व्यापक अध्ययन किया। मुक्ति खरे ने आईआईटी मुंबई से बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री लेकर कोलंबिया बिजनेस स्कूल में ही पीएचडी की जो है डिग्री प्राप्त की। आपको इस रिसर्च के लिए पुरस्कृत भी किया गया। उपरोक्त अध्ययन बहुत ही ध्यानपूर्वक किया गया है और एक विस्तृत शोध है। आपका शोध अध्ययन यह सिद्ध करता है कि किस प्रकार तेजी से परिवर्तित होते संदर्भ में व्यवसायी कला से लाभ उठा रहे हैं और कला का बाजार कितना और किस प्रकार गतिशील हो रहा है। उपरोक्त दोनों विश्लेषकों ने इस तथ्य की गहरी विवेचना की है कि व्यवसायियों और आश्रित फर्मों का कला के बाजार निर्माण में क्या योगदान है और किस प्रकार से पेंटिंग्स इतनी ऊंची और अविश्वसनीय मूल्यों को छूती हैं। उन्होंने बदलते संदर्भ, एक नवीन बाजार श्रेणी में मूल्य और अर्थ का निर्माण, आधुनिक भारतीय कला शोध में भारतीय कला के बाजार की भी विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की है। उपरोक्त अध्ययन ये सिद्ध करता है कि 1995 से पहले भारत में जो भी कलाकृतियां बनाई जाती थी उनकी मांग कम थी, क्योंकि इसे स्वभाव में प्रांतीय और अलंकारिक माना जाता था। अब कला के इस नए बाजार में आलोचकों, व्यावसायिक नीलामी घरों, कलाकारों, अकादमियों, कला संस्थाओं और विदेशी संग्रहालयों ने भारतीय कला को गंभीरता से लेना आरंभ कर दिया है। इसीलिए कलाकृतियों के मूल्य हजारों डॉलर से लेके अरबों डॉलर्स तक बढ़ गए हैं। आपने अपने शोध में उपरोक्त अध्ययन को जो है 3 चरणों में विभाजित किया है। पहला जो चरण है इसमें कला विद्वानों और इतिहासकारों ने 20वीं शताब्दी की भारतीय कला को आधुनिक संदर्भों में पुनः परिभाषित और विश्लेषित करने की प्रक्रिया जो है अपनाई है। इससे इसकी मौलिकता और सौंदर्यात्मक महत्व को भी इसमें प्रकाशित किया है। उपरोक्त वर्णित तथ्य निश्चित ही यह स्थापित करता है कि कला का आर्थिक महत्व पूर्व की अपेक्षा बढ़ गया है। दूसरा है मूल्य मानकों का निर्माण। नीलामी घरों ने कलाकृतियों का तुलनात्मक विश्लेषण करके उनका मूल्यांकन करना आरंभ किया। इस प्रक्रिया ने कला जगत में एक नई विधा का सूत्रपात किया। जैसे जैसे आधुनिक कला की समझ का जो है विस्तार हुआ, मूल्य स्वतः ही बढ़ना आरंभ हो गए। इसके परिणाम स्वरूप मीडिया कवरेज का भी विस्तार हुआ, जिसमें व्यापारी वर्ग की रुचि जागृत हुई। यदि इन्वेस्ट किया जाए तो अच्छा मूल्य जो है कमाया जा सकता है। जब उपरोक्त शोधकर्ताओं ने भारतीय कला बाजार की ऑनलाइन कला नीलामी पर केस स्टडी लिखी तो महसूस किया कि इस कला बाजार की एक अलग ही कहानी तैयार हो रही है। तीसरा है भारतीय कला श्रेणी की विस्तृत स्वीकृति।
पश्चिमी कला दीर्घाओं और संग्रहालयों ने कला की इस नई पीढ़ी को महत्व प्रदान कर उनकी कला की प्रदर्शनियों को आयोजित करना आरंभ कर दिया, जिससे वह वहां पर भी स्वीकारणीय और लोकप्रियता की श्रेणी में आ रही है। 1990 के दशक से के जो पहला वाला चरण था 1990 के दशक का, वैश्विक स्तर पर भारतीय कला को केवल अलंकारिक या सजावटी डेकोरेटिव माना जाता था। जब तक इस श्रेणी में रही, इसका मूल्य भी कम रहा। 1995 के बाद इस श्रेणी को बदल करके आधुनिक कला में परिवर्तित कर दिया गया। तभी से इसको जो है इसका मूल्य भी बढ़ा, इसका सौंदर्यात्मक बोध भी बढ़ा और इसे जो है आर्थिक लाभ वाला व्यवसाय घोषित कर दिया गया। दूसरा एक ये केस है कि यहाँ पर जो है कलाकार उत्पादक है और उपभोक्ता के सामने उत्पाद यानी पेंटिंग बताने वाला कोई और ही होता था। वह एजेंट या नीलामी करता, अन्य कोई और भी हो सकता है। तीसरा, पुनः प्रस्तुतिकरण और मूल्य निर्माण की उपरोक्त प्रक्रिया कला जगत में स्पष्ट और खुली हुई होती है, जहां आलोचक और पुनः प्रेक्षक गंभीर विवेचना में रहते हैं, जिसकी कलाकृतियों की आपस में तुलना और संबंधित मूल्यों पर चर्चा होती है। यद्यपि व्यवसायियों के हाथ में कला बाजार के मूल्यों और उसके मानकों को निर्धारित करने की क्षमता होती है। कला बाजार और व्यापार जगत का अंतर संबंध। पिछले कुछ दशकों से विश्व की संपन्नता कंपनियां, बैंक कला संग्रहों का निर्माण कर चुकी हैं। यह अग्रणी कला संग्रहालयों के लिए खतरे का संकेत है। कला बाजार और व्यापार जगत के बीच के जुड़ाव अंतर संबंध को अच्छे या बुरे दोनों ही समयों में जो है मान्य करती हैं। व्यापारी वर्ग अनेक कारणों से कला में निवेश करते हैं। लाभ की प्राप्ति इसके लिए कम महत्व वाला कारण है। कुछ बड़ी कंपनियां प्रतिभावान कलाकारों को सहारा देने के लिए, सहयोग देने के लिए और कुछ सामाजिक दायित्वों को समझकर कि ये उनका सामाजिक दायित्व है, उनको सहारा देना, संबल प्रदान करना, ऐसा सोच करके जो है ये कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त मानव समाज के प्रति उपकार की भावना से भी कलाकृतियां विशेष प्रदर्शनियों, संग्रहालयों और कला दीर्घाओं को जो है प्रदान की जाती हैं। कुछ व्यवसायी धन निवेश हेतु कलाकृतियों को खरीदते हैं। स्कॉटलैंड के रॉयल बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव फ्रेड गुडविन प्राय अपनी कलाकृतियों से सज्जित आरामदायक ऑफिस के बारे में शेखी बगाते हुए मिलते हैं। कभी कभी कलाकृतियां उदासीन वातावरण को उल्लसित बनाने में भी इस्तेमाल की जाती हैं।
1970 में जर्मनी के डच बैंक ने बहुत सी कलाकृतियों का संग्रह करना आरंभ किया था। इस बैंक का अब तक अपना 70,000 कृतियों का अपना स्वयं का संग्रह है, जिसमें जो है जोसेफ न्यू गोल्डविन, जॉफून, लुसिन फ्लोट, हेनरी मातिस, इनकी पेंटिंग्स इसमें शामिल है। और ये जो पेंटिंग्स इनके पास है, इनकी इस बैंक की 50 देशों से भी अधिक देशों में इसकी शाखाएं हैं और उनके ऑफिसों की वो पेंटिंग जो है शोभा बढ़ा रही है। जब कंपनियां घाटे में जाती हैं तो यह कला बाजार के लिए लाभदायक सिद्ध होता है, लाभ की स्थिति होती है। उदाहरण के लिए जर्मनी के हाइपोवेरियन बैंक ने चित्रकार वाई स्कैलिन की एक ब्लू स्पॉन पेंटिंग की सौदवी द्वारा कला नीलामी में 6.2 मिलियन में बेची थी। जब कमर्स बैंक ने इसका अधिग्रहण किया, इसने किया और इस वर्ष के आरंभ में सौदवी की नीलामी में जो है इस पेंटिंग को 65 मिलियन में बेचा था। लेमन ब्रदर्स की सौदवी और क्रिस्टीज की कला नीलामी में केवल $10 मिलियन की बढ़ोतरी हुई, जो 2008 में लेमन द्वारा लिए गए ऋण का 613 बिलियन का एकमात्र अंश था। उनका कई करोड़ का कला संग्रह इसमें शामिल था। इटालियन एयरलाइंस अली लालिया के प्रशासक वर्ग ने इस प्रकार की 1 मिलियन यूरो से ऊपर मूल्य का भविष्यवादी कार्य जो है बांट लिया। सौदवी ने एक बार दिवालियापन के चलते अंसेल एडम्स और डोरेथिया लेंग के फोटोग्राफर ने 1000 फोटो के संग्रह की जो है बिक्री के दौरान बेची थी। व्यापारी वर्ग का अच्छे समय में कलाकृतियों को खरीदना और बुरे समय में उन कलाकृतियों को बेचना, यह जो चलन था अब पुराना हो गया है। आईबीएम के प्रेसिडेंट थॉमस वॉटसन ने आईबीएम के पवेलियन को सजाने के लिए से 1939 में खरीदी और दशकों बाद जो कंपनी ने सौदी के माध्यम से इनको 41 मिलियन डॉलर में बेच दिया। कला विद्वानों के हिसाब से ये कोई अच्छा कार्य नहीं था। बड़ी बड़ी कंपनियां वित्तीय लाभ के लिए पेंटिंग्स को खरीदना और बेचने का कार्य करती रही है। विश्व की अग्रणी कंपनियों के पास पेंटिंग्स का विशाल संग्रह है, जो कि जनसामान्य को देखने के लिए तो उपलब्ध नहीं है। जेपी मॉर्गन का कला संग्रह है, जो कि डेविड रॉकफेलर ने स्थापित किया था, उसमें लगभग 35,000 से अधिक कलाकृतियां हैं। इसमें जीन माइकल, कैंडी शर्मन तथा एंडी वॉर्थल की कलाकृतियां शामिल हैं। ब्रिटेन में आरबीएस, एचएसबीसी और बार्कले जैसे बैंकों के पास पेंटिंग्स का बहुत ही विशाल संग्रह है। दूसरी तरफ बीपी और पीएलसी जैसे बैंकों के पास उतना बड़ा कलाकृतियों का नहीं है। देश के अग्रणी व्यवसायियों और उद्यमी महिलाओं के पास अत्यंत सुंदर और मनोहारी कलाकृतियों का संग्रह है, जो कि भारतीय चित्रकारों के रचनात्मक मनोभावों को अधिकाधिक और विभिन्नता के साथ वो एक लघु जो है
प्रस्तुत करता है। उनमें से एक महत्वपूर्ण आदि गोदरेज है। उनकी कला प्रेमी पत्नी परमेश्वरी गोदरेज ने उनकी कलाकृतियों में जो है रुचि बढ़ाई। एमएफ हुसैन के इस प्रशंसक के पास सुंदर कलाकृतियों का बड़ा संग्रह है। परोक्ष रूप से उनके परिवार में कला के लिए प्रेम बसता है। एक अन्य जाने माने व्यवसायी मालविंदर सिंह ने भी आधुनिक और समकालीन कलाकृतियों का विशाल संग्रह अपने पास बनाया है। उनको फोटोग्राफी में रुचि अपने स्वर्गीय पिता परविंदर सिंह से मिली। इस ऊर्जावान संग्रहकर्ता ने कला के लिए अपनी सोच और प्रेम का दायरा रेलिगेयर आर्ट के साथ मिलकर बढ़ा लिया, जिसका दायित्व है रचनात्मक प्रस्तुतिकरण को जन सामान्य की समझ और प्रशंसा से समृद्ध करना। राजीव सावरा और उनकी पत्नी रोही, ये लोग भी प्रथम श्रेणी के व्यवसायी हैं। उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक संग्रहालय योग्य कलाकृतियों को संग्रहित किया है। उनका यह संग्रह पूर्व आधुनिक और उत्तर आधुनिक भारतीय कला के सुंदर उदाहरणों के साथ कला के प्रति समझ, अंतर्ज्ञान और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है। इसमें एक और नाम भी है जिन्होंने परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण कला संग्रह को पोषित किया है। वे हैं परवेज रोशनी डालमिया। इनके संग्रह में हुसैन, सतीश गुजराल, एफ.एन. सूजा, राम कुमार, पारितोष सेन, शक्ति बर्मन, जोगेन चौधरी, कृष्ण मंचारी की कलाकृतियों का विशाल संग्रह है। एक अन्य महत्वपूर्ण व्यवसायी हैं जो जीवन को अत्यंत सूक्ष्म और भावनात्मक नजरिए से देखते हैं। वो है हर्ष गोयनका, जिस विशाल कलाकृति संग्रह है। उनके संग्रह में मूर्त, अमूर्त का इंस्टॉलेशन और जो नवीन माध्यमों से बनी हुई कलाकृतियां हैं वो हैं। इसके साथ ही उनके संग्रह में पोर्ट्रेट्स हैं जो कि मील का पत्थर बने हुए हैं। जीडी गोयनका का लघु चित्र संग्रह भारत के बेशकीमती संग्रहों में से एक माना जाता है। हर्ष गोयनका ने भारत की समृद्ध कला परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कला और संगीत अकादमी को आरंभ किया। यह अकादमी लगभग 2 दशकों से मुंबई में वार्षिक कला शिविरों का आयोजन करती है। आरपीटी इंटरप्राइजेस के ने व्यवसाय की सीमाओं को लांघकर अपनी मान्यता सामाजिक संस्थाओं के बीच बढ़ाई है। ये ग्रुप विभिन्न पूर्ण सामाजिक कारणों से जो है आर्थिक सहयोग भी प्रदान करता है। आरपीजी अकादमी खेलों और कला आयोजनों का जो है उत्साहवर्धन करती है, उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। किरण नायर, जो कि एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल, अंतरराष्ट्रीय ब्रिज खिलाड़ी, कम्युनिकेशन एंड ब्रांड बिल्डिंग एक्सपर्ट और सामाजिक कल्याण प्रेमी हैं। उन्होंने भारतीय कला और कलाकारों को आगे बढ़ाने में अपना काफी योगदान प्रदान किया है। शिव नायर और राजेंद्र पवार के NIIT ब्रांड का निर्माण करने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे SSN ट्रस्ट और शिव नायर फाउंडेशन की ट्रस्टी भी हैं। किरण नायर के म्यूजियम ऑफ आर्ट में स्वतंत्रता के पश्चात की समकालीन
कुमार मंगलम बिरला भी एक जाने माने कला प्रशंसक हैं, ज्ञाता और संग्राहक हैं। इनका मानना है कि कला एक व्यक्तिगत पसंद का मुद्दा है। वे अपने पिता आदित्य बिरला की पेंटिंग रिप्रोडक्शन के प्रति काफी भावनात्मक लगाव रखते हैं। टीना अंबानी, आपका भी एक बड़ा लंबा जो है पेंटिंग्स का संग्रह है आपके पास भी, जो किसी शैली विशेष तक सीमित नहीं है। उसमें सभी प्रकार के जो पेंटिंग्स हैं, सभी प्रकार के वो शामिल हैं। बेशकीमती आधुनिक और समकालीन कलाकृतियां आपके संग्रह में। विकास बनर्जी की न्यूज रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था ताज में संरक्षित पेंटिंग्स ग्रेनेड विस्फोट की वजह से काफी क्षतिग्रस्त हुई। इसके पूर्व ताज गैलरी वह स्थान था जहां संग्रहकर्ता और दर्शक या प्रेक्षक समकालीन कला की जो पेंटिंग्स थी इन्हें देखने और खरीदने जा सकते थे। टाटा ग्रुप के एक अन्य डिवीजन ने, जो कि ताज की मिल्कियत बढ़ाने में 1950 और 60 के दशकों में आधुनिक कला की कलाकृतियां खरीदकर सहयोग प्रदान कर रहे। इस प्रकार से व्यवसाय जगत और कला जगत के बीच का संबंध बहुत मजबूत। राहुल एंड इसके जो निदेशक हैं बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अनेकों बहुत तेजी से मशरूम की फसल जो है अस्तित्व में आई है, बहुत तेजी से बढ़ी है। कुछ बड़े आर्ट फंड जैसे आर्ट फंड आदि उभर कर 2006 से 7 200 करोड़ का दो हजार आठ दुर्भाग्यवश एक ऐसा वर्ष रहा कि अब निवेशकों से उधार लिए धन को लोग कठिनाई का अनुभव करने लगे। वास्तव में जिन आर्ट फंड्स की पूंजी 2008 से पूरी थी, वे अब अपनी कलाकृतियों को 50 से 60% के डिस्काउंट एक अपने निवेशकों को धन वापस कर पाया उस समय वो था कैपिटल। दीर्घाओं से ईमेल प्राप्त होती थी कि उसमें जगन्नाथ पांड्या, जितीश कलाट, अतुल और अंजू डोडिया, भारती खेर, रियाज कामू की कलाकृतियों की लगातार मांग करती थी और आर्ट डीलर्स इन्हीं की पेंटिंग्स को में सहायता के लिए प्रार्थना किया करते थे। स्पष्टतः समकालीन चित्रकारों की बाजार में वही कीमत जो है इस साल बरकरार नहीं रही और संग्राहकों को दीवारों पर जो है इससे मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। अब देखेंगे कि कला बाजार में जो सार्थक जो योगदान देने वाले कौन कौन से तत्व हैं। इसमें कला दीर्घाएं बहुत सी हैं, जिसमें हमें देखना पड़ेगा कला दीर्घाएं हैं, कौन कौन सी कला दीर्घाएं जो हैं।
महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दिल्ली में ही 150-200 मुंबई, मद्रास, इन बड़ी संख्या में जो है आ रही। देखते हैं अभी कितना टाइम है, 10 मिनट। चलिए इसमें देखते हैं ललित कला अकादमी का योगदान। विश्व प्रसिद्ध मुसलमानों के पास हैं जो कला के क्षेत्र में तनिक भी समझ नहीं रखते हैं। पिकासो की यह युक्ति पश्चिमी देशों के उस धनिक वर्ग को इंगित करती है जो कलाकृतियों से प्रेम नहीं करते बल्कि उन्हें अपने वैभव को प्रदर्शित करने के लिए खरीदता था। किसी भी उत्तम चित्र का मूल्य धन से तो नहीं आंका जा सकता। भारतीय समाज में शिक्षा का प्रसार बढ़ने के साथ साहित्य, कला आदि विषयों में भी जनरुचि बढ़ रही है। तैयब मेहता, हुसैन, राजकुमार, रामकुमार जैसे अनेक नाम साधारण में अपरिचित नहीं रह गए हैं। इन विश्वविख्यात कलाकारों के साथ प्रतिभावान नवोदित कलाकारों के नव प्रयोग में उत्कृष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने एवं कलाकृतियों को संग्रहित करने के लिए आवश्यकता थी एक ऐसे मंच की जहां पर कलाकृतियों की प्रदर्शनी आयोजित हो सके, उनका संग्रह हो सके। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर भारतीय कलाविदों ने देश के कोने कोने में कला संस्थानों और कला संग्रहालयों की स्थापना की। ये संस्थान आज भी कला रुचि जागृत करने हेतु अनवरत रूप से नई नई कलात्मक गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं। कला संस्थानों के अतिरिक्त सरकारी एवं निजी कला दीर्घाएं हैं, अकादमियां एवं अनेक संगठन स्थापित किए गए हैं जिनसे नए कलाकारों को आगे बढ़ने, प्रकाश में आने के स्वर्णिम अवसर जो है उन्हें प्राप्त हो सके। इन सभी ने बिखरे हुए कलाकारों को एक मंच पर एकत्रित कर एक दूसरे के विचार जानने, सुनने का भी अवसर प्रदान किया है, जिससे कलाकारों एवं दर्शकों के मध्य सीधा संपर्क होने की संभावना बढ़ गई है। ये संस्थाएं कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के साथ हर संभव सहायता प्रदान करती है। साथ ही कला विवेचना शोधार्थियों के लिए समय समय पर शोध विषयक कला पत्रिकाओं का संपादन भी करते हैं। मेट्रो शहर में बढ़ती हुई कला दीर्घाएं कला की बढ़ती हुई लोकप्रियता का सूचक है, जो 40% से 50% तक कमीशन देकर कलाकारों की पेंटिंग्स बेचती है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली की भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही पहली बार राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की आवश्यकता महसूस की गई। 49 में कलकत्ता में हुए किया गया। 29 मार्च 1954 में नई दिल्ली के जयपुर हाउस में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना हुई। तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया। उनके साथ उद्घाटन समारोह में
उपस्थित थे। आरंभ में डॉक्टर हरमन गुड इस संग्रहालय के प्रबंधक थे। 1956 पहली संस्था कही जा सकती है जहां पर हम एनजीएमए के संग्रह में 1857 के काल के जो है 17,815 चित्र मूर्तियां जो है देखने को मिलते हैं। समकालीन संग्रह किया गया है। उचित पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, फोटोग्राफ्स तथा अन्य दृश्य सामग्री भी यहाँ उपलब्ध रहती है। पुस्तकालय के अंदर हमें कला इतिहास, समीक्षा एवं कला को जो है कला का मूल्यांकन करने के लिए अनेक प्रकार की पुस्तकें प्राप्त होती हैं। यहाँ लघु कथाओं, लोक कला, मूर्ति कला, छापा कला तथा वास्तुकला के अतिरिक्त समकालीन भारतीय कला और पाश्चात्य कला पर भी अनेक प्रकार की प्रकाशित पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। एवं छापा चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। भारतीय कला के आधुनिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ विभिन्न शैली एवं समूहों की कलाकृतियां जो है सम्मिलित हैं। जैसे पुनरुत्थान के कलाकार हैं रघुनाथ ठाकुर, रंगनेन्द्र नाथ, अवनींद्रनाथ, नंदलाल बसु, यामिनी रॉय, अमृता शेरगिल, असित कुमार हालदार, इन सभी के चित्र संग्रह है। इनके चित्र संग्रह में सोनियो डेलाने, ए ताप्सिए, सेडो पीटर वार्दा हिलर जैसे अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के चित्र, शिल्प एवं छाया देखने को मिलते हैं। इस समय संग्रहालय के संग्रह में करीब 20,000 कलाकृतियां हैं। यह संग्रहालय की सर्वप्रथम प्रदर्शनी थी देश के प्रख्यात शिल्पकारों के शिल्पों की। उसमें प्रथम पुरस्कार दिया गया था देवी प्रसाद राय चौधरी की कलाकृति श्रम की विजय को। आज भी ये कलाकृति संग्रहालय के प्रांगण में अपनी प्रतिभा दिखाती। 2004 नवंबर माह में 50 वर्ष पूर्ण हुए इसके स्वर्ण जयंती भी मनाई गई। इससे ललित कला अकादमी में काफी प्रसन्नता जो है प्रदर्शित थी। इस अवसर पर यहाँ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में 1990 से लेकर 2000 तक की कलाकृतियों को शामिल किया गया। यह प्रदर्शनी भारतीय लघु चित्रों से लेकर आधुनिक काल के चित्रों की कला का मूल्यांकन करती हुई नजर आती है। यहाँ में पहाड़ी, मुगल जैसे कला को जन्म देने सतीश गुलजार, मोहम्मद शेख मेहता, अलीला मेनन, जे स्वामीनाथन, पलसीकर, कृष्ण खन्ना, मंजीत बाबा, मनु पारेख, राम कुमार आदि की कलाकृतियों को देखने का सुअवसर मिला।
एमएफ हुसैन की 1953 में राष्ट्रीय पुरस्कार, जो पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला जिस कृति को, वो थी जमीन। वो भी थे। इस अवसर पर घोषणा की गई कि निकट भविष्य में नई गैलरियां खुलेंगी। एक खुलने जा लगभग 60% से अधिक कार्य हो चुका है। यह गैलरी आधुनिक कला संग्रहालय का ही एक हिस्सा है जो शीघ्र ही अस्तित्व में आएगी। यह गैलरी अति आधुनिक तकनीकों, उचित प्रकाश, पर्याप्त सुरक्षा और खुले स्थान से परिपूर्ण होगी, जहां से कला संग्रहालय विश्व कला परिदृश्य में अपनी पहचान जो है बनाएगा। शोधार्थियों एवं आगंतुकों के लिए कंप्यूटर प्रिंटर की सहायता से तुरंत प्रिंट तैयार होंगे। लेक्चर, सेमिनार, वीडियो, फिल्म प्रदर्शन आदि संग्रहालय की गतिविधियों का हिस्सा होंगे। ये गैलरी अन्य शहरों में भी कला प्रदर्शनी आयोजित करेगी, जिसमें मुंबई संभवतः पहला ऐसा शहर होगा। इसके साथ ही गैलरी कृतियों को विश्व स्तर पर भी प्रदर्शित करने की योजना जो है बनाएगी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की उपलब्धियों का आकलन हम इस प्रकार कर सकते हैं कि आधुनिक भारतीय कला की आत्मा कहे जाने वाले राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने कुल 300 कलाकृतियों से जब शुरू किया था तो 300 कलाकृतियों से अपने संग्रहालय की जो है शुरुआत की थी। आज बढ़कर के ये 20,000 की संख्या में तब्दील हो गई है। पेंटिंग, मूर्तियां, ग्राफिक्स, छायाचित्र इसमें सभी शामिल है। राष्ट्रीय कला दीर्घा एकमात्र ऐसी दीर्घा है जो आधुनिक भारतीय कला के प्रति समर्पित है। इसके अतिरिक्त अन्य निजी एवं सरकारी कला दीर्घाएं आज भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कला एवं कलाकारों की उन्नति एवं बाजार के निर्माण में सार्थक सहयोग दे रही है, जिनमें दिल्ली में ही अनंत आर्ट गैलरी, आर्ट अलाइव, आर्ट एलिमेंट, आर्ट हेरिटेज, आर्ट इंडस, आर्ट कंसल्ट, आर्ट मोटिव, आरुषि आर्ट, आर्यन आर्ट गैलरी, चावला आर्ट गैलरी, दिल्ली आर्ट गैलरी, धूमेमल, डोमस आर्ट गैलरी, गैलेरिया आर्ट गणेशा, गैलरी नव्या, गैलरी स्पेस, गैलरी संस्कृति, गैलरी कुमार, लोकायत, मैक आर्ट गैलरी, पैलेट आर्ट गैलरी, फोटो हंग, पोल्का आर्ट, राहुल आर्ट गैलरी, रैली गेयर, सेवन गैलरी अल्टरनेटिव, श्राइन अंपायर, स्टूडियो बसंत, तलवार गैलरी, द फोस्टिया गैलरी, गैलरी रोमन रोलैंड, सिद्धार्थ गैलरी, त्रावणकोर आर्ट गैलरी, द स्टेनलेस गैलरी, विजुअल गैलरी वर्तमान में दिल्ली कला की सबसे बड़ी मंडी के रूप में उभर कर सामने आई है, जहां आज लगभग 200 के करीब कला गैलरी व्यवसाय कर रही है। चलिए अब मंडे को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।